इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जैसे कि जिंक, कॉपर, सिल्वर, इनसे जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं उनका विभव कितना होता है, इसका मापन करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता और होती है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड लेंगे हम, उसका विभव हमें 0 लेना है। तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड है जिसका विभव 0 है वो लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पर जो है, इसका जो शॉर्ट नाम है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। तो इसकी सहायता से ही हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव नाप सकते हैं या उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो वही तरीका हम देखेंगे कि किसी भी अगर कोई धातु है जिससे इलेक्ट्रोड बना हुआ है और उसका हमें जो इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो उसके लिए हमें एक SHE या यूं कहें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो हम जानेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या आखिरकार। तो इसमें क्या होता है, एक पात्र है ये, और इसके अंदर यहां पर एक ये जो प्लेटिनम का वायर है जिससे हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, और नीचे जो है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की लेपित एक प्लेटिनम पत्र है, ये प्लेट बोल सकते हैं इसको अपन। और यहां पर ये जो दिख रहा है, इसके अंदर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। और ये जो जिसमें डूबा हुआ है ये प्लेटिनम का पत्र, वो अम्लीय माध्यम है। तो अम्लीय माध्यम है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर H+ आयन होंगे इसके अंदर। तो यहां पर जो H+ आयन है इनकी सांद्रता है 1 मोलरता, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो चाहे तो वो अपचयन अभिक्रिया हो चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, इसके लिए दोनों में ही उसका जो विभव है वो 0 लेते हैं। तो देखें यहां पर इसको दर्शाने के लिए हमारे पास में एक समय ये है जो SHE, इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे कि प्लेटिनम Pt है, तो प्लेटिनम जो है यहां पर पत्र, उसको दिखा दिया यहां पर Pt और यहां दे दिया सॉलिड। और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एक बार दाब पर इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो यहां ले ली H2 गैस। और इसके अंदर जो अम्लीय माध्यम है, इसके अंदर जो H+ आयन है वो इसके अंदर है यहां पर, तो इसको ले लिया H+Aq। तो SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम अब SHE बोलेंगे। और SHE को दर्शाने के लिए या इसका जो निरूपण है वो निरूपण करते हैं PTS, फिर डंडी खींच दो एक Hg, ये गैस है, यहां पर H2 गैस है, फिर डंडी खींच दो और H+ जो है वो आयन है, यानी अम्लीय माध्यम को दर्शाता है। अब देखो इसका जो विभव है इस SHE का, वो समस्त तापों पर जो अभिक्रिया है यहां पर उन पर इसका 0 लेते हैं विभव। तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड और कैथोड दोनों तरह कार्य कर सकता है, और ये डिपेंड करेगा कि इसके सामने किसको जोड़ा हुआ है। जैसे कि अगर इसके सामने हमने जिंक वाले इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया तो जिंक जो होता है वो इसको हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ध्यान देना, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यूं कहें हाइड्रोजन का वो अपचयन कर सकता है। कौन कर सकता है? जिंक, क्योंकि ज्यादा इसे वो एक्टिव है तो इसका अपचयन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि उस कंडीशन में ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और जिंक जो है वो एनोड की तरह कार्य करेगा। तो अगर ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो यहां पर जो H+ आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? जब इसके
अगले सिरे पर हम जिंक को जोड़ेंगे और जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और जो इससे जुड़ा हुआ है वो एनोड की तरह कार्य करेगा, तो उसका जो विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है, वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि एनोड अगला जो है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है। एनोड का जो विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो होता है नेगेटिव, और इसका जीरो होता ही है यहां पर। अगर हम इसके आगे इस वाले सिरे पर कॉपर का इलेक्ट्रोड जोड़ दें, तो कॉपर जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव नहीं है वो। तो कॉपर इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोड इस वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये कैथोड की तरह कार्य करेगा और देने वाला एनोड की तरह कार्य करेगा। कॉपर जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो जो इलेक्ट्रोड इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब है लेने वाला कैथोड की तरह कार्य करेगा और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह कार्य करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने कॉपर जोड़ा इसके ऊपर, इसके आगे, तो ऐसी कंडीशन हमें ये अभिक्रिया मिलेगी यहां पर इस वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो H2 गैस है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और आयनों में कन्वर्ट हो रही है। ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, कॉपर जुड़ा हुआ अगर आगे, तो कॉपर उनको ग्रहण कर लेगा और वो कैथोड की तरह कार्य करेगा और ये एनोड की तरह कार्य करेगा। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं कि इसका जो विभव का मापन है जिंक के लिए, कॉपर के लिए किस प्रकार करते हैं, वो आगे देखेंगे अभी। अब देखो, कॉपर के इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड विभव मापना है तो हमें यह करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उससे कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया और एक सेल बना दिया और इनके बीच में एक लवण सेतु लगा दिया। अब क्या है कि यहां पर कौन एनोड है और कौन कैथोड है, इसका डिसाइड कैसे करें। तो ध्यान देना, अगर यहां पर ये जो वोल्टमीटर लगा हुआ है इसके ऊपर प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं, अगर आप इसको लगाओगे यहां पर, जैसे कि ये माइनस लगाया तो ये प्लस लगाया, अगर ये सही लगा हुआ है तब तो ये रीडिंग देगा, इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। तो जिस तरफ माइनस वाला है वो टर्मिनल या वो इलेक्ट्रोड माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला एनोड हो जाएगा और प्लस वाला कैथोड हो जाएगा। और बाय चांस आपको पता नहीं है कि कौन सा माइनस कौन सा प्लस है, तो आपने इसको मान लो उल्टा लगा दिया, प्लस इस तरफ कर दिया, माइनस इस तरफ कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में जब इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी, अगर गलत होगा, अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ऐसी कंडीशन कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको लगाया गलत है, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो रीडिंग आने के बाद में, अगर वोल्टमीटर रीडिंग देता है तो रीडिंग आने के बाद में जिस तरफ माइनस है और उससे जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड वो एनोड होगा, वहां पर ऑक्सीकरण होगा, और जिस तरफ प्लस है, प्लस से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा और वहां पर अपचयन होगा। तो ये तो हमने देख लिया भाई एनोड कैथोड वाला मामला। अब देखो यहां पर क्या है कि कॉपर जो है, ये कॉपर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर सकता है, या यूं कहें हाइड्रोजन जो है वो कॉपर का अपचयन कर सकती है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन दे सकती है कॉपर को। तो देखें, अब इस सेल को निरूपित कैसे करेंगे हम, ये एनोड हो गया बायां पक्ष, ये कैथोड हो गया दायां पक्ष। तो इस तरफ तो ले लो जो एनोड है उसको, तो PtH2, ये H+ जो है एक m सांद्रता इसकी, एक इकाई, और ये जो आ गया ये लवण सेतु दर्शा रहा है यहां पर, और इस तरफ जो है ये कॉपर का आयन जिसकी सांद्रता 1 इकाई है, और ये Cu आ गया। अब इस अरेंजमेंट का
हमें ध्यान देना है कि सांद्रता तो एक इकाई होनी चाहिए और जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आप बुदबुद कर रहे हो उसका दाब भी एक बार होना चाहिए। ये दो कंडीशन है यहां पर। और अब जो रीडिंग आएगी इसके अंदर वो रीडिंग मिली हमें 0.34 वोल्ट। तो ये इस वोल्टमीटर द्वारा हमें रीडिंग मिली 0.34 वोल्ट। एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव में इनकी जो स्पीसीज है इनकी सांद्रता कुछ भी हो सकती है और अगर इनकी सांद्रता एक इकाई हो तो हम उसी इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तब आएगा जब स्पीसीज की जो ये Cu+, H+ है इनकी सांद्रता एक इकाई हो। और ऐसी कंडीशन में जब हम विद्युत वाहक दर्शाएंगे तो ऊपर लगाएंगे यहां पर ये नॉट। तो ध्यान देना, मानक के लिए हम ऐसा भी लगा सकते हैं या फिर यूं करके और बीच में ऐसे कर दो या फिर ऐसा करके और यूं कर दो। ये अलग अलग इनके बताने के तरीके हैं, या फिर ऐसा कर दो। तो ये सारे के सारे मानक इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाते हैं। ज्यादा हम काम में लेते हैं इसको, बाकी हम चारों में से कोई सा भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे सही है। तो ये पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव है। और इसमें हमने पहले देखा था कि क्या लेंगे, दाएं पक्ष का जो विभव है माइनस करेंगे उसमें से बाएं पक्ष का, यानी उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो दाएं वाला हमेशा उच्च पर होता है और बाएं वाला निम्न पर होता है। तो दाएं वाले के लिए आ गया आर, राइट साइड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखो ये आर जो है ये इसको दर्शा रहा है कॉपर के लिए, तो ये हो गया कॉपर के लिए। और एल जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, तो यहां पर दर्शा दिया हमने इसको H+ से। और सेल का जो विभवांतर आया हमारे पास में वोल्टमीटर के द्वारा वो आया 0.34, इसको लिख दिया यहां पर। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो किसी भी अभिक्रिया, चाहे एनोड वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो चाहे अपचयन अभिक्रिया हो, उसके लिए 0 होता है। तो यह हमेशा आपको 0 पुट करना है। तो E0 कॉपर के लिए आपको मिला मान 0.34। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई है तो कॉपर इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है कॉपर के लिए वो है 0.34 वोल्ट। इसी तरह जिंक के लिए निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जिंक के लिए क्या है, और फिर कॉपर और जिंक का निकालकर और फिर देखेंगे हम कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना मिलता है। इसी तरह अब जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसका देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो एक सेल बनाया हमने, एक जिंक का इलेक्ट्रोड इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया इसको। तो कौन कैथोड है कौन एनोड है इसका तरीका वही रहेगा जैसे पहले रहा। हम यहां पर जो वोल्टमीटर जोड़ेंगे और जिस डायरेक्शन में वो रीडिंग देगा उसी डायरेक्शन में वो सही कनेक्शन माना जाएगा, और जिस तरफ माइनस रहेगा वो रहेगा एनोड और जिस तरफ प्लस रहेगा वो रहेगा कैथोड। तो माइनस वाले साइड में जो रहा वो रहा था जिंक और प्लस वाले साइड में रहा था हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि जो जिंक है ये हाइड्रोजन को अपचित कर सकता है, या यूं कहें हाइड्रोजन जो है वो जिंक का ऑक्सीकरण कर सकता है। तो यहां पर जिंक का होगा ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का होगा अपचयन। तो जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हो जाएगा एनोड, और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये काम करेगा कैथोड की तरह, और बीच में जो लवण सेतु है वो है यहां पर। अब देखो इसकी जो रीडिंग आई वो मिली हमें 0.67 वोल्ट। इस सेल से जब इनकी जो सांद्रता है एक इकाई रखी जिंक की H+ की, और यहां ये अम्लीय माध्यम है, H+ आयन कहां से मिलेगा हमें, अम्लीय माध्यम यानी HCl से मिला जिसकी सांद्रता है 1 मोलरता। तो अब देखो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेम वही रहेगा E सेल नॉट, क्योंकि मानक
इलेक्ट्रोड विभव ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर ई नोट से ये ई नोट सेल आ गया बराबर में ई आर नोट माइनस ई एल नोट, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। ई सेल का मान हमारे पास में 0.76 है, तो यहाँ पर 0.76 लिख दिया। और आर राइट साइड में क्या है, राइट साइड में दाईं तरफ है हमारे पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये ऑक्सीकरण का काम करे या अपचयन का काम करे, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हमेशा 0 लेते हैं। तो इस बार ये दाईं तरफ है तो 0 पहले हो गया, माइनस ये जो है लेफ्ट साइड में ये है जिंक, तो इसके लिए हो जाएगा Zn2 प्लस ऑब्लिक में Zn। तो अब ये माइनस इस तरफ ट्रांसफर किया तो हमें जो जिंक इलेक्ट्रोड का जो विभव मिला वो मिला माइनस में 0.76 वोल्ट। तो जिंक का माइनस का मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन का अपचयन कर सकता है। ध्यान देना, कॉपर का प्लस का मिला, इसका मतलब क्या है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर सकता है। तो ये हमें मिला है। अब देखते हैं कि जो कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोडों से जो गैल्वेनिक सेल बनता है उसका विद्युत वाहक बल कितना आता है, क्योंकि हमने कॉपर के लिए और जिंक के लिए ये मान निकाल लिए हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब देखो पूरे डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेनियल सेल जो है वो कॉपर और जिंक से बना होता है। तो हमने पहले कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला, उससे हम डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो निकालेंगे। तो डेनियल सेल में 2 अर्ध अभिक्रिया होती है। बायां इलेक्ट्रोड जो है जो जिंक का बना होता है वहां वो एनोड है, वहां होता है ऑक्सीकरण। तो जिंक का हो रहा है यहां पर Zn2 प्लस में ऑक्सीकरण, और दायां इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है और वो कॉपर का बना होता है। कॉपर का होता है अपचयन। तो यहां पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर धातु में इलेक्ट्रोड की चिपक रहा है। पूरी सेल अभिक्रिया में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और इधर Zn प्लस, ये Zn2 प्लस और कॉपर आ जाएगा। इन दोनों को शामिल कर दी तो ये कंप्लीट अभिक्रिया मिल गई, जो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके अंदर दोनों हो रहा है अपचयन और ऑक्सीकरण। अब सेल का जो ईएमएफ है विद्युत वाहक बल, उसके लिए हम जानते हैं कि ई नोट सेल बराबर ई नोट आर, दायां पक्ष वाला और बायां पक्ष वाला माइनस कर देंगे। तो यहां पर ई आर दाएं पक्ष में क्या होता है, दाईं ओर होता है यहाँ पर ये कॉपर का कैथोड। और कॉपर के लिए हमारे पास में जो आया था वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आई थी हमारे पास में मानक इलेक्ट्रोड विभव किसकी, कॉपर के लिए, वो मिली 0.34 वोल्ट। और जिंक के लिए मिली हमें माइनस 0.76 वोल्ट। ये माइनस यहाँ पड़ा है और इसका जो माइनस का यहाँ पड़ा है, माइनस माइनस हो गया प्लस। इनको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास में आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो यही गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल है, जिसको हम 1.1 भी कहते हैं। तो इसी मान को हम कह सकते हैं कि भाई इसका मान जो है वो 1.1 वोल्ट है। तो इस प्रकार हम जैसे कॉपर का और जिंक का निकाला, अलग अलग इलेक्ट्रोडों का हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। और उसके लिए एक पूरी एक टेबल बनी हुई है जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।